क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बायो अध्याय 6 जैव प्रक्रम। मैं विकास कुमार रंजन। यह वीडियो का 5वां भाग है और मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया है। और इस वीडियो में आप जान पाएंगे श्वसन क्रियाकलाप 6.4 को, क्रियाकलाप 6.5 को और क्रियाकलाप 6.6 को, और चौथा मानव श्वसन तंत्र को। और इसके पहले की वीडियो, चौथे वीडियो में आप जान चुके हैं मनुष्य में पोषण को, और दूसरा पृष्ठ संख्या 111 के प्रश्न संख्या 1 से 5 के हल को। और बच्चों, जो वीडियो के चौथे भाग को नहीं देखे होंगे उसका लिंक मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं NCERT की किताब अध्याय 6 जैव प्रक्रम, और यह जीव विज्ञान की किताब है और यह कक्षा 10 की है। और हम 5वें वीडियो को पढ़ रहे हैं और आगे हम देखते हैं। श्वसन को समझने के लिए हमें क्रियाकलाप 6.4 को करना होगा। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने को पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। चित्र 6.7 ए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी के द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। चित्र 6.7 बी। नोट कीजिए इस बार चूने को पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। इस प्रयोग को करने के लिए हम चित्र 6.7 के द्वारा दिखाए गए प्रक्रिया को अपनाएंगे और हम देखेंगे कि जब हम मुंह से परख नली में वायु को छोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी ही दूधिया हो जाएगा, लेकिन जब हम पिचकारी के द्वारा इस ट्यूब नली में छोड़ेंगे तो उसमें बहुत देर से दूधिया होगा। तो यह प्रयोग हमें बताता है कि हमारे श्वसन के बाद जो वायु छोड़ी जाती है उसमें अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसी के वजह से परख नली दूधिया हो जाता है। अब हम क्रियाकलाप 6.5 को करेंगे। किसी फल का रस या चीनी की घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय का अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। आवश्यक वस्तुएं: स्पैटुला, दूसरा बीकर में गर्म पानी, तीसरा चीनी और ईस्ट पाउडर, और चौथा है बैलून और जलता हुआ मोमबत्ती। आइए हम प्रयोग करने के लिए तैयार हैं और इस प्रयोग को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बीकर लेंगे और बीकर में गर्म पानी डालेंगे। उसके बाद उसमें कुछ चीनी मिलाएंगे। अब हम अच्छी तरह से चीनी को गर्म पानी में घोल देंगे, मिला देंगे स्पैटुला के द्वारा। अब इसमें कुछ यीस्ट पाउडर डालेंगे। यीस्ट पाउडर बीकर में चिपक सकता है, तो उसको हम लोग स्पैटुला की सहायता से चीनी के साथ पूरा का पूरा मिला देंगे। और ईस्ट पाउडर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग केक बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये
केक को और ब्रेड को स्पॉन्जी बना देता है, काफ़ी फुला फुला बनता है। तो आइए हम बिल्कुल जो हम लोग उस समय पढ़े हैं कि बिल्कुल बैलून की जैसी आकृति में फूल जाता है, तो वही हम प्रयोग करेंगे। और हमें पता है कि ईस्ट पाउडर से चीनी में जो प्रक्रिया होती है, जो ईस्ट पाउडर जो उससे बढ़ता है चीनी के साथ प्रयोग करके, तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को, जो ईस्ट पाउडर चीनी में जो प्रक्रिया हो रही है किण्वन की प्रक्रिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जिसको जो बैलून में जाके संग्रहित हो जाएगा और कुछ समय तक उसे छोड़ देंगे। हम साफ तौर पे देख रहे हैं प्रयोग में कि बैलून फूलता जा रहा है और इस बैलून में जो गैस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अब हम जांचेंगे, तो किताब में कहा है कि आप इसको चूने के पाउडर में प्रयोग करेंगे, तो मैंने इसे जलती हुई मोमबत्ती या लाइट सेम में प्रयोग किया है। और मैं जैसे ही इसे जलती हुई मोमबत्ती के पास छोड़ूंगा तो इस प्रक्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब यहाँ जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, जो इस प्रक्रिया में जो श्वसन की प्रक्रिया हुई उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिला। तो श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। हम पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। चित्र 6.8। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो आइए हम यहाँ पर भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन को देख रहे हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन है। कोशिका द्रव्य में पायरुवेट 3, वायु में अणु प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में, तो क्या बनेगा हमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से जो बनेगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और 2 कार्बन अणु, ऑक्सीजन का अभाव। हमारी पेशी कोशिका में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ग्लूकोज का भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है,
जो कोशिका के अंदर होने वाले आंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। आइए यह भी जानिए एटीपी क्या है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी ऊर्जा एडीपी बराबर एटीपी फास्फेट। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब एसईसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों में सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश से सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यह कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। आइए हम क्रियाकलाप 6.6 को देखते हैं। एक जलाशय में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपने मुंह खोलती और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र को ढकने तथा प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता रहता है। क्या मुंह में क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपने श्वास के 1 मिनट के अंदर और बाहर करने से कीजिए। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी स्थल में रहते हैं और हमारी श्वसन दर जो है 1 मिनट में करीब 12 से 18 मिनट तक होती है, लेकिन एक मछली को पानी के अंदर श्वास लेने के लिए करीब 1 मिनट में करीब 90 से 100 बार श्वसन करना पड़ता है और ये हर मछली के लिए अलग अलग होती है। तो पानी में चूंकि ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए उसे श्वास लेने के लिए, श्वसन करने के लिए जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ता है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो इस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा का उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। और अधिक जाने, तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगरेट
बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहे। मनुष्य में चित्र 6.9 वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। आइए हम मानव श्वसन तंत्र को देखते हैं। यहाँ नासा द्वार दिखाया गया है, उसके बाद मुख गुहा दिखाया गया है, श्वसन नली है, कंठ है, श्वास नली है और उपस्थित वलय है, उसके बाद फुफ्फुस है, उसके बाद कूपिका है और श्वसनिकाएँ हैं और फुफ्फुस है और पसलियाँ है, डायाफ्राम है और यह श्वासनिका है और कूपिका कोश है। और ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। इसे ध्यान से बनाएंगे और बिना देखे बनाने का भी कोशिश करेंगे। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्कृत हो जाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। इसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। क्या आप जानते हैं, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए और विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों के विनिमय की कितनी दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन में गति करती है, तो हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन के एक अणु के पैर के अंगुष्ठ तक पहुँचने में अनुमतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इसमें प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम सभी इन बातों को जानेंगे, प्रश्न को भी जानेंगे और आगे भाग को भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक इंतजार कीजिए।